नमस्कार दोस्तों, चंद्रा क्लासेस में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं वीडियो में जठर ग्रंथियां। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जठर ग्रंथियों की संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो ये जो जठर ग्रंथियां जो होती हैं यह अमाशय में उपस्थित होती हैं। कहाँ उपस्थित होती हैं? तो अमाशय में। अमाशय में 3 प्रकार की ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। एक होती है आपका कार्डियक ग्रंथि, जो कार्डियक भाग में उपस्थित होती है। किस भाग में उपस्थित होती है? तो कार्डियक भाग में उपस्थित होती है। दूसरी होती है फंडिस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? तो फंडिस ग्रंथि फंडस भाग में उपस्थित होती है। और तीसरी जो ग्रंथि होती है पाइलोरिक ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? तो पाइलोरिक ग्रंथि होती है, या पाइलोरिक भाग में उपस्थित होती है। तो अगर सबसे पहले हम चर्चा कर लें कार्डियक ग्रंथि की, तो जो ये कार्डियक ग्रंथि है वो कार्डियक भाग में उपस्थित होती है। और यह जो ग्रंथि श्लेष्म का श्रावण करती है। मतलब कि जो कार्डियक ग्रंथि है, जो कार्डियक ग्रंथि है, कार्डियक ग्रंथि, जो कार्डियक ग्रंथियां हैं यह श्लेष्म का श्रावण करती हैं। किसका श्रावण करती हैं? तो यह श्लेष्म का, श्लेष्म का श्रावण करती है। और यह श्लेष्म का श्रावण जो है कि ग्रास नली में करती है। कहाँ करती है? तो ग्रास नली में। और ग्रास नली का वह भाग जो अमाशय में आकर खुलता है, ग्रास नली का वह भाग जो अमाशय में आकर खुलता है, उस भाग में यह कार्डियक ग्रंथि जो होती है श्लेष्म का श्रावण करती है। अगर अब दूसरी ग्रंथि की बात कर लें, एक कार्डियक ग्रंथि थी, इसके बाद दूसरी ग्रंथि की बात कर लें तो यह आपका है फंडिस ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि है आपका फंडिस ग्रंथि। फंडिस ग्रंथियां, ये फंडिस जो ग्रंथियां हैं ये फंडस भाग में उपस्थित होती है। मतलब कि अमाशय के फंडस भाग में फंडिस ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। ये जो फंडिस ग्रंथि है यह 2 प्रकार के एंजाइम का श्रावण करती है। मतलब फंडिस जो ग्रंथि है यह 2 प्रकार के एंजाइम का श्रावण करती है। ठीक ना? ये 2 प्रकार के एंजाइम का श्रावण करती है। एक आपका पेप्सिन और दूसरा है आपका रेनिन। एक पेप्सिन का श्रावण करती है और दूसरा आपका रेनिन का श्रावण करती है। जो पेप्सिन जो होता है यह प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ने का कार्य करता है। मतलब कि जो ये पेप्सिन है, जो यह प्रोटीन को, पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को किसमें तोड़ने का कार्य करता है? तो पेप्टोन्स में। किसमें तोड़ने का कार्य करता है? तो टोन्स में। तथा पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ने का कार्य करता है। पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने का यह कार्य करता है। मतलब कहें तो जो पेप्सिन जो है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ने का कार्य करता है। ये वयस्क व्यक्तियों के शरीर में पेप्सिन का अधिकतम श्रावण होता है। वयस्क व्यक्तियों के शरीर में पेप्सिन का अधिकतम श्रावण होता है। अगर दूसरी एंजाइम की बात कर लें तो ये दूसरी एंजाइम है आपका रेनिन। कौन सी है? तो रेनिन। ये जो रेनिन है, ठीक ना, ये जो रेनिन जो एंजाइम है इसका जो श्रावण होता है प्रोरेनिन के रूप में। किसके रूप में श्रावण होता है इसका? तो रेनिन का जो श्रावण होता है प्रोरेनिन
के रूप में श्रावण होता है। और यह प्रोरेनिन के रूप में जब इसका श्रावण होता है तो ये निष्क्रिय अवस्था में होती है। मतलब प्रोरेनिन के रूप में रेनिन जब रहता है तो ये निष्क्रिय अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? तो निष्क्रिय अवस्था में होती है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के H आयन के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के H आयन के साथ अभिक्रिया करके यह सक्रिय हो जाता है। यह जो होता है सक्रिय हो जाता है। मतलब कि प्रोरेनिन के रूप में जब रहता है तो यह निष्क्रिय रहता है, यह निष्क्रिय रहता है। प्रोरेनिन के जब रूप में रहता है तो यह निष्क्रिय अवस्था में होता है। लेकिन जब यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हाइड्रोजन आयन के साथ प्रोरेनिन अभिक्रिया करता है तो यह सक्रिय अवस्था में हो जाता है। मतलब रेनिन जो होता है वह सक्रिय अवस्था में हो जाता है। जब यह सक्रिय अवस्था में होता है तब जब रेनिन जब यह सक्रिय अवस्था में होता है तब क्या करता है कि जो दुग्ध के अंदर उपस्थित जो प्रोटीन होता है, मतलब कि दुग्ध में केसिन नामक प्रोटीन होता है, दुग्ध में केसिन नामक जो प्रोटीन होता है उसको यह पचाने का कार्य करता है। मतलब कि केसिन नामक प्रोटीन को पैरा केसिन नामक प्रोटीन में क्या करता है? तोड़ देता है। मतलब कि केसिन नामक जो प्रोटीन होता है उसको रेनिन क्या करता है? पैरा केसिन में यह तोड़ने का कार्य करता है। और जो ये रेनिन की अगर बात कर लें तो ये रेनिन जो होता है शिशु अवस्था में स्रावित होने का कार्य करता है। मतलब बहुत अधिक मात्रा में रेनिन का जो श्रावण होता है शिशु अवस्था में होता है। जैसे ही बालक वयस्क अवस्था को धारण कर लेता है तो रेनिन जो होता है यह पूरी तरह से इसका जो श्रावण होता है वह समाप्त हो जाता है। ठीक ना? रेनिन का श्रावण वयस्क अवस्था में समाप्त हो जाता है। अगर अगली हम बात कर लें तो जो तीसरी ग्रंथि है पाइलोरिक ग्रंथि, तीसरी ग्रंथि हो जाती है आपका पाइलोरिक ग्रंथि। ये जो पाइलोरिक जो ग्रंथियां हैं, ठीक ना, ये जो अधिकतम मात्रा में श्लेष्म का श्रावण करती है। मतलब पाइलोरिक जो ग्रंथि है यह अधिकतम मात्रा में श्लेष्म का श्रावण करती है। ठीक ना? पाइलोरिक जो ग्रंथि अधिक मात्रा में श्लेष्म का श्रावण करती है। और ये जो श्लेष्म होता है, ठीक ना, जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से आमाशय को बचाने का कार्य करता है। मतलब कि ये जो श्लेष्म है जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसके बाद अगर बात कर लें तो जो ये फंडिक जो ग्रंथि है, ठीक, ये जो फंडिक ग्रंथि है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण करती है। फंडिक जो ग्रंथि है पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यह श्रावण करती है। ठीक ना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण करती है। और अगर बात कर लें तो गैस्ट्रीन नामक हार्मोन का भी श्रावण करती है। किसका श्रावण करती है? तो गैस्ट्रीन नामक हार्मोन का, गैस्ट्रीन नामक हार्मोन का ये श्रावण करती है। मतलब कि फंडिस जो ग्रंथि है पेप्सिन, रेनिन, ठीक ना, पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और गैस्ट्रीन नामक हार्मोन का यह श्रावण करती है। ठीक ना? तो ये जो होती है गैस्ट्रीन नामक जो हार्मोन होता है यह जी सेल से स्रावित होता है।
मतलब कि गैस्ट्रीन नामक जो हार्मोन होता है, इसका जो स्रावण होता है, तो जी सेल से होता है, जी सेल से इसका स्रावण होता है। और यह जो होता है पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। कौन? तो गैस्ट्रीन नामक हार्मोन। और इसके बाद है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो है भोजन में उपस्थित जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य होता है कि भोजन में उपस्थित जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उन सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने का यह कार्य करता है। ठीक ना? तो ये रहा आपका जठर ग्रंथियां। और जठर ग्रंथियां जो आमाशय में 3 प्रकार की हो गई। पहला है आपका कार्डियक ग्रंथियां, दूसरा है आपका फंडिक्स ग्रंथियां, और तीसरा हो जाता है आपका पाइलोरिक ग्रंथियां। और इन ग्रंथियों को संपूर्ण रूप से हम लोग इस वीडियो में देख लिए हैं। तो वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप देखोगे तो पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, जठर ग्रंथियों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में भी आप लोग इसी तरह से बने रहें।